माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अनुसार सब पूछा जाता है कि CX बॉन्ड का नेचर क्या होगा। क्लियर? तो हम नेचर जानने से पहले ये देखें कि अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारा एग्जांपल है मेथिल क्लोराइड। क्लियर? तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये 3 H के साथ कोवैलेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग किया हुआ है। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल क्लोराइड। तो हम ये कहेंगे कि इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड CX बॉन्ड आर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो CX बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी शेयर हुआ है। तो कोवैलेंट किसे कहेंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम, इन दोनों के बीच के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द टू एटम। तो ये कहलाता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये जो है, ये जो भी बॉन्ड है यहाँ पे कैसे बॉन्ड बना है? ये नॉन पोलर कोवैलेंट है, ये नॉन पोलर है। बिकॉज़ दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में बट X is more electronegative, X is more electronegative as compared to C, जबकि H nearly equal electronegativity as compared to C। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग सेंटर में ही रहेगी, शिफ्टिंग नहीं हुआ। बट इन दिस केस ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन X का है, तो इट मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की तरफ मूव करेगा तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि X बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड C बिकम पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरीके से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम तो यही कहेंगे कि CX बॉन्ड होता है पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से पोलर का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये जो पोलैरिटी का जो परसेंटेज होता है, अगर हम देखेंगे तो इनकी जो पोलैरिटी की परसेंटेज होगी इस ट्रेंड में होगी। फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो क्लियर हो गया? तो अगर हमसे पूछेगा कि पोलैरिटी कैरेक्टर क्या होगा, तो द नेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज मोर पोलर एज कंपेयर्ड टू Cl एज कंपेयर्ड टू Br एज कंपेयर्ड टू I। क्लियर? अब अगर इनकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन है ऊपर से नीचे जब जाओगे तो इनकी जो एटॉमिक साइज होगी वो एटॉमिक साइज बड़ी होती जाएगी। तो जब एटॉमिक साइज बड़ी होती जाएगी तो अगर हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, जैसे मान लो हमने देखा Rm, या हमने ले लिया RCl, या हमने ले लिया RBr, या हमने ले लिया RI, तो अगर हम कंपेयरिंग का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 139 पिकोमीटर का होता है। क्लियर? उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये 178 पिकोमीटर का होगा। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये होगा 193 पिकोमीटर, और ये देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 214 पिकोमीटर। देखो सर, इसका रीजन क्या है? तो रीजन है on moving down the group the atomic size of hydrogen increases। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो निश्चित है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, और ये कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर? तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर हम चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज इन दिस ट्रेंड। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज जो है, अगर हम कहेंगे तो 139 पिकोमीटर Rf having less bond length as compared to RCl as compared to RBr as compared to RI। तो बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन जो हाइड्रोजन के एटम है इनके साइज पे डिपेंड करेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि लेस बॉन्ड लेंथ हैविंग मोर बॉन्ड एंथैल्पी,
एंड मोर बॉन्ड लेंथ हैविंग लेस बॉन्ड एंथैल्पी। अगर हम इनकी बॉन्ड एंथैल्पी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे हमको 432 किलोजूल एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अगर इनकी बात करें तो इनको 351 किलोजूल एनर्जी चाहिए। इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको 293 किलोजूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और इनकी अगर बात करें तो 234 किलोजूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ हम क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ये कहेंगे कि इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड द बॉन्ड इज पोलर, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज रीजन क्या है? तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू C। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो शिफ्टेड हो जाएगा X की तरफ। अब जो शिफ्टिंग का परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ पोलर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह स्ट्रेन होगा। RF इज मोर पोलर एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RI। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ RF इज लेस एज कंपेयर टू RCl, इज इक्वल टू RBr, एज कंपेयर टू RI। तो बॉन्ड लेंथ जो है अगर इस क्रम में आप देख लो तो बढ़ता जा रहा है, तो और बॉन्ड एनर्जी की क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी लेस बॉन्ड एनर्जी मींस मोर रिएक्टिव, less bond energy means more reactive and more bond energy means less reactive। तो reactivity ऑर्डर क्या होगा? तो इनका reactivity ऑर्डर होगा what? Ri is more reactive than Rbr, then RCl, then Rf। पूछेगा इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बॉन्ड एंथैल्पी, because Ri having less bond enthalpy as compared to Rbr, as compared to RCl, as compared to Rf। less bond enthalpy means minimum amount of energy required to break the bond। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। अगर हमसे पूछेगा कि पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ, तो पोलैरिटी का हमारा ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पोलैरिटी का ऑर्डर हो जाएगा Rf is more polar than RCl, then Rbr, then Ri। क्लियर? अब हमें अगर पूछेगा कि लेंथ के आधार पे, बॉन्ड लेंथ के आधार पे एक ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड लेंथ के आधार पे बोलेगा कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर या आपसे बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो निश्चित है कि Rf इज लेस, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी लेस होगी एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू Rbr, एज कंपेयर टू Ri। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हुआ। ये आपका जो है ये जो ऑर्डर हमने दिया Rf इज मोर देन RCl, ये है हमारा पोलैरिटी का, और ये हमारा रिएक्टिविटी का है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स क्यों है? इसलिए रिवर्स है कि ये जो है बॉन्ड एंथैल्पी कम होने से दे कैन इजीली ब्रेक, और इजीली अगर ब्रेक हो गया, ये अगर हम रिएक्शन इसके ऊपर कराते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो I कैन इजीली रिप्लेस हो जाएगा, और इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को आप नोट करोगे। नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर हमसे पूछता है तो हम ये कहेंगे कि CX बॉन्ड पोलर होगा, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, और इस पोलरिटी की वजह से ये पूरा का पूरा जो CX होगा ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, या पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। हमने पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों दिया है? क्योंकि परमानेंटली शिफ्टिंग नहीं हुई है, जस्ट मूव टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, मूव टुवर्ड्स क्लोरीन। तो उस वजह से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया है। फिर हमसे पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी हमारी Ri, then Rbr, then RCl, then Rf। ऐसा क्यों? क्योंकि Ri की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, मोर बॉन्ड लेंथ हैविंग लेस बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो ये टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चंस आपसे एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, और इस चीज को आप अपने दिमाग में रखोगे। अगला एक छोटा सा पॉइंट हमसे ये पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। तो हम आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? एक फिनोमिना इन विच टू आर मोर देन टू स्ट्रक्चर हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन स्ट्रक्चर, दे डिफर इन प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। क्लियर?
अब आइसोमेरिज्म जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होगा, एक होगा जियोमेट्रिकल, एक होगा ऑप्टिकल। तो जो एल्किल हैलाइड होगी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देगी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इस कार्बन को कम से कम असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल में ये क्या क्या देगा। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये कई प्रकार का होता है। एक होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा मेटामेरिज्म, एक होता है हमारा टाटोमेरिज्म। तो देखो फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म ये तीनों एल्किल हैलाइड नहीं देंगे, एल्किल हैलाइड देंगे चेन और पोजीशन। तो याद रखोगे, हमने बताया कि आइसोमेरिज्म किसे कहोगे, एक प्रोसेस, ए फिनोमेना इन व्हिच टू आर मोर देन टू स्ट्रक्चर हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज आइसोमर। एल्किल हैलाइड स्टीरियो आइसोमेरिज्म देगा जिसमें ऑप्टिकल देगा, जियोमेट्रिकल नहीं देगा, क्योंकि जियोमेट्रिकल वो देते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं। ऑप्टिकल देगा, और ऑप्टिकल भी कब देगा, ऑल कंपाउंड जो भी एल्किल हैलाइड के कंपाउंड होंगे सभी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव वही एल्किल कंपाउंड होंगे जिनमें असिमेट्रिक कार्बन होगा, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये क्या क्या दे सकता है। तो स्ट्रक्चर में ये चेन दे सकता है, पोजीशन दे सकता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बुक में आप लोगों को दिया है, उस क्वेश्चन को मेन हमारा था उस क्वेश्चन को प्रूव करना। तो आपसे पूछेगा कि C5H11Br दैट इज ब्रोमोपेंटेन, कहेगा कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे। क्लियर? उन आइसोमरों को आप बनाएं, उनका नाम लिखें, साथ साथ ये भी बताएं कि ये कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी। तो अगर हम C5H11Br के आइसोमर को बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका आपको बनाने का क्या होगा, देखो ना, सबसे पहले आप 5 कार्बन ऐसे बना लो, आपने बना लिया। अब इनको मान लो अब यहाँ हमने Br बना दिया। क्लियर? अब इनकी सेटिंग करो, यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 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 Br। क्लियर? आप हर आइसोमर के नीचे उसका नाम लिखते जाओ, क्योंकि अगर आपका आइसोमर सही है तो नाम सबके अलग अलग आने चाहिए। जहां नाम सेम हो गया तो समझ जाओ कि आपका वो आइसोमर गलत है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोपेंटेन। अब हम क्या करेंगे कि ब्रोमीन यहाँ 1 पोजीशन पे है, अब इसको हम यहाँ लाएंगे। तो याद रखोगे जहां लाओगे वहां एक H कम कर दोगे और जहां से हटाओगे वहां एक H बढ़ा दोगे। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। हमने क्या किया, इस CH को यहाँ पर जो यहाँ का एक H था वहां डिस्प्ले कर दिया और वहां के ये जो है H को यहाँ करके Br को यहाँ ला दिया। तो याद रखोगे कि Br को जहां लाओगे वहां एक H कम कर दोगे और जहां से हटाओगे वहां एक H बढ़ा दोगे। तो नो चेंज इन फार्मूला। अब इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। अब 1-ब्रोमोपेंटेन हो गया, 2-ब्रोमोपेंटेन हो गया। अब इस Br को अगर यहां लाते हो तो ये 1 2 3 1 2 3 ये भी होगा पॉसिबल। CH3 CH2 CHBr CH2 CH3 क्या नाम हो जाएगा इसका, 3-ब्रोमोपेंटेन। तो ये जो तीनों मिले हमको, ये तीनों हमारा पोजीशन आइसोमर हो गए। ये पोजीशन आइसोमर है क्योंकि आप Br के पोजीशन को चेंज कर रहे हो। देखो यहाँ पे 1 पोजीशन पे था, यहाँ पे 2 पोजीशन पे था, यहाँ पे 3 पोजीशन पे था। अब
Br को हम फिर अगर इधर लाते हैं तो फिर से वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना करें तो 3 ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस CH3 को देखो इधर हमेशा टर्मिनल इंडिंग उठाते हैं CH3। इस CH3 को ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, एक बार यहाँ लगाएंगे तो जब यहाँ लगाओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और ये हो जाएगा CH2 Br। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, CH3 को यहाँ लगाएंगे तो CH3 CH2 Br। अब जरा हम इसका नाम लिख लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-bromo 3-methyl butane। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1-bromo 2-methyl butane। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने देखा अब ये Br यहाँ 1 पे है, यहाँ पे Br भी जो है 1 पोजीशन पे, अब इसके एक बार यहाँ ला देंगे तो अब ये बन जाएगा CH3 CHBr CH3। अगर नाम बदल गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2-bromo 3-methyl क्या ब्यूटेन। अब हम Br को यहां भी ला सकते हैं। अब यहां अगर हम ला दिया तो यहां पे अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2-bromo 2-methyl butane। तो अब ध्यान रखिए, पहला आपका वो 1-bromo pentane 2-bromo pentane 3-bromo pentane, ये तीनों जो है आपके क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ हमने 6 आइसोमर बनाया, 1-bromo 3-methyl butane 1-bromo 2-methyl butane 2-bromo 3-methyl butane 2-bromo 2-methyl butane। कितने आइसोमर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनेगा। अब हम क्या करेंगे, CH3 आपका यहां लिख दोगे CH2 Br। अब इसका नाम देखो, ये आपका हो गया प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1-bromo 2,2-dimethyl प्रोपेन। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि C5H11Br के कितने आइसोमर होंगे, उनके नाम लिखो और ये जज करो कि उसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो हमने कहा कि C5H11Br है पॉसिबल 8 आइसोमर, ये 8 आइसोमर देंगे। हमें आइसोमर कैसे बनाएंगे बता दिया आपको, इनके नाम भी हम लोगों ने लिख दिए। अब नाम लिखने के बाद हमको ये जज करना है कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि प्राइमरी की पहचान CH2 होती है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। यहाँ पे CHBr है, देखो Br यहाँ पे अटैच है, तो जहां पे अटैच है वहां पे एक H है, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे भी ये 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी ये 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 2 डिग्री हो गया और यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गया। देखो इधर Br जहां पे अटैच है, तीनों साइड में कार्बन है, देयर इज नो H, और ये भी आपका 3 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री हो गया CH2Br। तो हमसे अगर पूछा जाए कि C5H11Br के कितने आइसोमर होंगे, तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन आप बताओ। ये आप याद रखोगे कि ये फिनोमेना इन व्हिच टू आर मोर देन 2 मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। C5H11Br तो कहोगे कि दे एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल देगा। स्ट्रक्चर में क्या देगा, चेन दे सकता है और पोजीशन दे सकता है। चेन कब होगा, जब हम कार्बन की संख्या को कम ज्यादा करेंगे। पोजीशन जब हम हाइड्रोजन को इधर से उधर डिस्प्ले करेंगे। हमने बताया कि सबसे पहला आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है,
सिंपल CH3 CH2 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 Br। अब यहाँ आप देखोगे कि Br नंबर 1 पे अटैच है, तो सिंपल इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंट है। चूंकि CH2 Br है तो 1 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, Br को उठा के यहाँ लाएंगे। तो हमने बताया कि जहां पे लाओगे वहां का एक H कम कर दोगे और जहां से Br को उठाओगे वहां एक H बढ़ा दोगे। तो देखो Br को हमने यहाँ से उठाया यहाँ लाया, तो यहाँ का एक H यहाँ कर दिया। अब ये Br हो गया, ये 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया, लेकिन ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि सेकेंडरी किसे कहोगे, when halogen attach that carbon which bonded two side carbon या at least contain one hydrogen। यहाँ देखो 1 हाइड्रोजन दिख रहा है और 2 साइडेड कार्बन दिख रहा है इधर और इधर। ठीक है, ऐसे तो Br यहाँ 1 पोजीशन पे है, यहाँ 2 पोजीशन पे, यहाँ 3 पोजीशन पे है। ये तो हमारा हो गया पोजीशन। अब हम चेन को निकालेंगे। तो चेन हमेशा तोड़ते समय आप CH3 को डिस्प्ले करोगे। जैसे CH3 यहाँ से आपने उठाया तो यहाँ नहीं रखोगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको उठा के यहाँ लाओगे। तो जहां लाओगे यहाँ का एक H कम कर दोगे, एक H यहाँ जाएगा, यहाँ एक H कम हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 हो जाएगा CH। तो हमने लिख दिया CH3CH। फिर हमने इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाया है, तो यहाँ का एक H इधर बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो C5H11Br के टोटल 8 आइसोमर होंगे। क्लियर? उनका नाम लिख लेंगे हम और उनको ये जज करेंगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शियरी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का एक्चुअल जो है कंसेप्ट ये है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच होगा, इफ दे कंटेन एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी। इफ दे कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। और अगर नहीं है हाइड्रोजन तो हो जाएगा टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी की पहचान होती है कि कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच 1 साइडेड कार्बन। सेकेंडरी की पहचान है कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच 2 साइडेड कार्बन। टर्शियरी की पहचान है कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच 3 साइडेड कार्बन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हमने आपको एक्सप्लेन किया। पहला हमारा टॉपिक था कि हम जो है कैसे नेचर ऑफ CX बॉन्ड या उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे या उस पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। दूसरा हमने आइसोमेरिज्म बता दिया आपको। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन और फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एल्केन के, जिसका मैं SN1 SN2 के डिटेल कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।